हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस डिस्ट्रिक्ट। सक्सेस डिस्ट्रिक्ट के इस प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई मन लगाकर कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम जो फिजिक्स का महत्वपूर्ण पार्ट है, मापक यंत्र और पैमाने, उसको कंप्लीट करने वाले हैं। और आज से मैं आपको डेली बेसिस पर एक एक टॉपिक साइंस का पूरा कंप्लीट बताऊंगा। फिजिक्स अभी अपन स्टार्ट कर रहे हैं और आने वाले सभी एग्जामों की दृष्टि से ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को पूरा देखते चलिए। आपका मैं जो भी टॉपिक क्लियर कराऊंगा उसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। एक एक करके टॉपिक हम फिजिक्स की, बायोलॉजी, ऐसे ही केमिस्ट्री, जो रेलवे का एग्जाम आ रहा है आपका, रेलवे एसआई हो, कांस्टेबल हो, रेलवे टेक्नीशियन हो, या रेलवे अपना एएलपी का हो, या रेलवे एनटीपीसी ग्रुप भी हो, और एसएससी के सीएचएसएल, सीजीएल, सब जगह से इसमें आज एग्जाम क्वेश्चन आते हैं। तो आप वीडियो को बस देखते चलिए। आपके जो भी डाउट है आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है मापक यंत्र और पैमाने। और आज का हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारा, सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो सोनार, सोनार आपको पता होगा, जैसे ये मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट हैं और यहाँ से तरंग भेज के वापस तरंग आने में जो समय लगता है उसके आधार पर हम दूरी की कैलकुलेशन करते हैं कि कितने समय में तरंग वापस आई। उस आधार से हम दूरी का पता लगाते हैं कि अगला ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर स्थित है। तो इसका सही उत्तर है, नौ संचालकों द्वारा समुद्र की गहराई मापन करने के लिए सर्वाधिक इसका प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा मैं यदि बात कर दूं तो सोनार के जैसे ही चमगादड़ जो होती है, चमगादड़, चमगादड़ भी इसी तकनीक से अपने सामने आने वाले ऑब्जेक्ट से बचती है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र उपयोग में लाया जाता है? तो वो हमारा वही है, सोनार। सही उत्तर। समुद्र में जो उपकरण डूबे रहते हैं, या जैसे मान लीजिए समुद्र की गहराई में, ये समुद्र का तल है और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट डूबा हुआ है, यहाँ ऊपर जो शिप चल रही होती है वो यहाँ से तरंग भेजेगी और तरंग इससे टकराकर वापस आएंगी। तो हम यह पता लगा सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कितनी गहराई पर स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सोनार का हम सोनार में हम उपयोग करते हैं, सोनार में किन तरंगों का उपयोग करते हैं? तो हम इनमें पराश्रव्य तरंगों का उपयोग करते हैं। इन्हें मानव नहीं सुन सकता, मानव नहीं सुन सकता। ओके, इन्हें मानव नहीं सुन सकता। ये 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति होती है। हम 20 किलो हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज यानी 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति सुन सकते हैं। इससे नीचे की आवृत्ति भी नहीं सुन सकते और इससे ऊपर की आवृत्ति भी नहीं सुन सकते। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र ऑडियोमीटर होता है। ऑडियोफोन क्या होता है? जो आपकी आवाज को रिकॉर्ड करता है वो ऑडियोफोन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो एनीमोमीटर से अभी देखा हमने पवन का वेग मापा जाता है। अभी क्या देखा हमने? ऑडियो मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। वायु की गति किसके द्वारा मापी जाती है? तो वायु की गति एनीमोमीटर के द्वारा मापी जाती है। अभी देखा हमने पवन वेग। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो एनीमोमीटर अभी देखा हमने, वायु की वेग या पवन वेग सही है। अमीटर विद्युत धारा बिल्कुल सही है। टैक्योमीटर दाबांतर नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। टैक्योमीटर जो आपने उन्नयन कोण, अवनमन कोण पढ़े होंगे, उनके मापन हेतु प्रयोग किया जाता है, दाबांतर के लिए नहीं। और चौथा है पायरोमीटर, उच्च ताप। उच्च ताप अर्थात जो सूर्य के कोर का ताप है, ऐसे तापमानों को मापने के लिए हम पायरोमीटर का उपयोग करते हैं। इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा टैक्योमीटर। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। पायरोमीटर का उपयोग किसके मापन में किया जाता है? तो इसका उत्तर है हमारा उच्च ताप। उच्च ताप जैसे सूर्य ताप, सूर्य ताप, ठीक है। और आप ये देख सकते हैं क्वेश्चन से ऑलरेडी आ चुके हैं, पीसीएस लेवल के क्वेश्चन है आपके, एसएससी रेलवे सबके लिए यह क्वेश्चन
बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और मापक यंत्र और पैमाने से आप ये वीडियो पूरा देख लीजिए, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप, तो आपको पता हो उच्च ताप अभी देखा हमने जस्ट, पायरोमीटर। क्वेश्चन नंबर 10, ताप मापियों में किसे पायरोमीटर कहा जाता है, तो पायरोमीटर किसे कहा जाता है, ताप विद्युत मापी नहीं, ये तो थर्मोमीटर होता है। गैस ताप मापी नहीं, द्रव ताप मापी नहीं, इसका सही उत्तर है विकिरण ताप मापी, जैसे कि सौर विकिरण मैंने आपको बताया था। सौर विकिरण, देखिए विकिरण एक अलग डेफिनेशन वर्ड है जिसका मतलब होता है उच्च ताप, अर्थात विकिरण कभी भी लो टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट से प्रोड्यूस नहीं हो सकता, यह हमेशा हाईली टेम्परेचरेबल जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनसे ही प्रोड्यूस होता है विकिरण, जैसे कि सौर विकिरण। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस तापमान मापने हेतु उपयुक्त है। पहली बात तो देखिए थर्मामीटर नहीं होगा, नाम इसमें थर्मामीटर क्वेश्चन पूछ लिया है, लेकिन हमको पता है कि ये क्वेश्चन पायरोमीटर होगा, तो आप इसका सीधा सा उत्तर पायरोमीटर देख के भी लगा सकते थे, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है पायर हेलियोमीटर। पायर हेलियोमीटर, तो ये मापा जाता है सोलर रेडिएशन, रेडिएशन आता है जो ओजोन हमारी सोलर को बाहर कर देती है, सोलर रेडिएशन को जो अंदर नहीं आ जाती है, आने देती है, जैसे कि यूवी रेस, अल्ट्रावायलेट, पराबैंगनी किरणें, वैसे ही सोलर रेडिएशन, इसके लिए पायर हेलियोमीटर का उपयोग करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, मैनोमीटर द्वारा किसकी माप की जाती है, तो मैनोमीटर द्वारा गैस के दाब की माप की जाती है। ओके, और वायु दाब किससे मापा जाता है, तो वायु दाब के लिए अगला हमारा क्वेश्चन शायद होगा, उसके लिए हम बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं, बैरोमीटर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, सही जोड़ी मिलाइए। तो देखिए सबसे पहला है एमीटर, एमीटर का उपयोग काय में करते हैं हम, तो एमीटर का प्रयोग हम धारा के लिए करते हैं। उसके बाद क्या है, हाइग्रोमीटर, तो हाइग्रोमीटर अभी आगे आएगा, मैंने आपको बताया नहीं है। हाइग्रोमीटर का मापन किया जाता है आर्द्रता मापने के लिए, सापेक्ष आर्द्रता, आर्द्रता बात एक ही है। फिर उसके बाद बैरोमीटर, बैरोमीटर हमको पता है दाब माप, लेकिन कौन सा दाब मापन के लिए, बैरोमीटर का दाब जो वायु दाब होता है, पवन वेग के लिए नहीं, पवन वेग के लिए एनीमोमीटर है, ये वायु दाब मापने के लिए है। ओके, और स्प्रिंग तुला से भार, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ठीक, ओडोमीटर, ओडोमीटर वाहनों के पहियों द्वारा सही है बिल्कुल। ओडोमीटर जो हमारे मोटरसाइकिल या कार वगैरह होती है, इनमें जो रीडिंग लगी होती है वह ओडोमीटर द्वारा मापी जाती है। ओंडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों को, ये भी सही है। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता, एमीटर विद्युत शक्ति नहीं, ये काय के लिए, विद्युत धारा, विद्युत धारा मापने के लिए प्रयुक्त होता है एमीटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है विद्युत धारा का मापन, विद्युत धारा अभी देखा जस्ट हमने, एमीटर, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, वायुमंडलीय दाब को मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, आपको ध्यान देना है यहाँ पे, वायुमंडलीय दाब के बारे में पूछा है, तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए हम बैरोमीटर का करते हैं। और बैरोमीटर में आपको एक चीज और बता दूं, यहाँ पे लिखिए बैरोमीटर में पारे का अचानक नीचे आ जाना तूफानी मौसम का संकेत होता है, अर्थात बैरोमीटर में जब पारा एकदम से नीचे की ओर चला जाता है तो इसका अर्थात है तूफान आने वाला है। ये क्वेश्चन लगातार बार बार कई बार पूछा गया है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ये आईएमपी क्वेश्चन है, बहुत परीक्षा की दृष्टि से क्वेश्चन कई बार आ चुका है। साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव प्रयोग होता है, तो देखिए इसके क्वेश्चन में यदि हम बात करें तो बहुत से ऑप्शन सही हैं, जैसे जल हो गया, पारा हो गया, लेकिन ज्यादातर इसके यदि ज्यादा एक्यूरेट आंसर माने तो हम पारा का उपयोग करते हैं। साधारणता जो होते हैं बैरोमीटर, बाकी बैरोमीटर में इन सभी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आप अपने हिसाब से लगाइएगा, एमपीपीएससी 2016 प्री का क्वेश्चन है, मतलब आप जो क्वेश्चन देख रहे हैं वो क्वेश्चन या तो कभी पहले आए हैं या पहले किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19,
क्वेश्चन नंबर 19 हमारा दूध का आपेक्षिक घनत्व। तो दूध का आप सभी को पता होगा लैक्टोमीटर। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल जरूर है लेकिन कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। आप अच्छे से देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 दूध के घनत्व को अब भी देखा जस्ट हमने, दूध के घनत्व को लैक्टोमीटर द्वारा मापा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता हाइग्रोमीटर, पहले पढ़ के आ रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा हवा में आर्द्रता मापन के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है। आर्द्रता मापन के लिए कौन सा उपकरण में लाया जाता है, हाइग्रोमीटर। आर्द्रता, देखिए क्वेश्चन रिपीटेड है लेकिन यदि आप ये रिपीटेड क्वेश्चन पढ़ते आएंगे तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, अरे ये तो मैंने अभी जस्ट अभी पढ़ा था। तो ऐसे करके आपके दिमाग में एक इमेज बनती जाती है जिससे आप आसानी से याद कर सकते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 वायु की आर्द्रता हाइग्रोमीटर, पढ़ चुके। सेम क्वेश्चन, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है, तो वायुमंडलीय आर्द्रता या वातावरणीय आर्द्रता। नेक्स्ट आर्द्रता वाला क्वेश्चन है, ये सब सेम क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27, सही सुमेलित कीजिए। कौन सा सही सुमेलित है, जंक्शन डायोड। जो देखिए, तो थर्मोसिस्टर इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की भांति कार्य करता है, ये तो ठीक है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर की तरह काम करता है, ये सही है बिल्कुल। संधारित्र नहीं, संधारित्र कोई थर्मामीटर नहीं होगा। संधारित्र यदि आपने 11-12 में पढ़ा होगा तो ये होते हैं संधारित्र, इनके एक साइड प्लस और एक साइड नेगेटिव ऑब्जेक्ट होते हैं। लो टू हाई फ्रिक्वेंसी, हाई टू लो फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रिसिटी में ये प्रयोग किए जाते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र, श्रेणी क्रम में संधारित्र, ऐसे बहुत से प्रकार के होते हैं, अलग है। जंक्शन ट्रांजिस्टर एन प्रकार के और पी प्रकार के जो ज्वाइंट होते हैं उनको हम जंक्शन से बोलते हैं, और इस प्रकार के अनेक ट्रांजिस्टर होते हैं, वो भी नहीं है। जंक्शन डायोड आवर्धक से कोई कमल नहीं, आवर्धक वो होता है जो किसी, यदि साउंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो जो साउंड की फ्रिक्वेंसी को बढ़ा देता है, और यदि इलेक्ट्रिसिटी के बाद में यदि हम एम्पलीफायर आवर्धक की बात करें तो यह विद्युत धारा के वोल्टता को बढ़ाता है और धारा को गिराता है, जैसे कि एक ट्रांसफार्मर आवर्धक के रूप में प्रयुक्त होता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, सही उत्तर का चयन कीजिए। स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप का आपको सभी को सही उत्तर पता होगा। इसका हमारा हृदय की गति सुनने के लिए, पहले का। तीसरा स्फिग्नोमीटर, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छे से ध्यान दिया। देखिए जो स्टेथोस्कोप होता है वो हृदय की गति अर्थात हार्ट बीट सुनने के लिए काम आता है, लेकिन जो स्फिग्नोमीटर है वह रक्तचाप, रक्तचाप आप शायद नहीं जानते होंगे, मैं आपको बता दूं, रक्तचाप अर्थात ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर मापने के लिए हम स्फिग्नोमीटर का प्रयोग करते हैं। कैरोटोमीटर, कैरोटोमीटर आपको पता है सोने की शुद्धता कैरेट में मापी जाती है, सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। लक्समीटर, लक्समीटर प्रकाश की तीव्रता, ये आपके लिए नया क्वेश्चन, थोड़ा याद ना रखें तो भी चल जाएगा। उस हिसाब से हमारा सही क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 रक्तदाब, ब्लड प्रेशर मापने के लिए अभी देखा हमने स्फिग्नोमीटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। ये मैंने आपको पहले बताया था, सौर विकिरण या सौर ताप मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो हम प्रयोग करते हैं पायरोमीटर का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए, देखिए प्रकाश का ताप और प्रकाश की तीव्रता दोनों अलग अलग है। प्रकाश ताप मापने के लिए हम किसका प्रयोग कर रहे थे, पायरोमीटर, और यहाँ पे हम प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग कर रहे हैं, लक्समीटर। आप बस ध्यान से सुनते जाइए, आप कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सब आपको अपने आप याद होते जाएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो रहा है रडार का उपयोग। रडार में उपयोग आता है, मैंने आपको बताया था, रेडियो तरंग है। जो सोनार होती है वो भी एक रडार का ही परिवर्तित रूप होता है, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में कौन सी राशि रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है। तो रिक्टर पैमाने पर आप सभी को पता होगा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, ठीक। भूकंप की तीव्रता किस पर मापी जाती है, रिक्टर पैमाने पर, और जिससे भूकंप मापा जाता है उस यंत्र को क्या कहते हैं। देखिए यंत्र और मापक पैमाना इकाई अलग अलग होती है, जैसे हम किसी लंबाई को मापते हैं तो हम उस यंत्र का क्या बोलते हैं, स्केल, ठीक। लेकिन स्केल में जो मापक इकाइयां होती हैं वो मीटर सेंटीमीटर में होती हैं, ऐसे ही यहाँ पे है
भूकंप की तीव्रता जब मापते हैं तो वो रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। रिक्टर पैमाना होता है जिसमें 1, 2, 3 पॉइंट मीटर या सेंटीमीटर की जगह रिक्टर पैमाने होते हैं 1, 2, 3। वैसे ही इस यंत्र का नाम होता है सिस्मोग्राफ। भूकंप की तीव्रता किस पे मापी जाती है तो उसका नाम है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। अभी देखा आपने, भूकंप की तीव्रता मापन किया जाता है रिक्टर पैमाने पर। रिक्टर पैमाना मापने के लिए प्रयुक्त होता है काय के लिए तो भूकंपीय लहरों का आयाम। ओके, अर्थक्वेक काय से मापा जाता है रिक्टर पैमाना, सही है, वही क्वेश्चन है सेम। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा, कौन सा सही से नहीं, सेल्सियस तापमान मापा जाता है, बिल्कुल सही है। किलोवाट आवर विद्युत, बिल्कुल सही है। आर एच गुणांक, ये आपने शायद अभी पढ़ा नहीं होगा, ये आगे होगा, रक्तचाप के लिए ये प्रयुक्त होता है, वो अलग चीज है। रिक्टर पैमाना, आर्द्रता मापी जाती है क्या, नहीं, आर्द्रता काय से मापी जाती है, आर्द्रता हाइग्रोमीटर, अभी देखा था हमने पहले, हाइग्रोमीटर, आर्द्रता काय पे मापी जाती है, हाइग्रोमीटर। रिक्टर पैमाने पे क्या मापा जाता है, भूकंप। और इस यंत्र का क्या नाम होता है जिसपे हम भूकंप मापते हैं, सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 38, ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होते हैं, ताप के किस में ऋणात्मक मान नहीं होते हैं। तो आपके ये यहाँ पे दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन यहाँ पे हैं, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये है आपके वो दो ऑप्शन, केल्विन और रियूमर। तो देखिए, आपका जो सेल्सियस होता है, सेल्सियस आप सभी ने सुना होगा, -4 डिग्री सेल्सियस तापमान है, वो भी होता है। केल्विन आप सभी को पता होगा, माइनस में 273 डिग्री केल्विन तापमान होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो सॉरी, केल्विन माइनस में नहीं होता है, फॉरेनहाइट और सेल्सियस दो माइनस में होते हैं, तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, केल्विन। केल्विन, जो फॉरेनहाइट और सेल्सियस डिग्री होते हैं तो वो माइनस में होते हैं, केल्विन नहीं होते हैं। तो रियोमर, रियोमर पैमाना आपने पढ़ा नहीं होगा, ये भी तापमान के लिए होता है, लेकिन इसका हम उपयोग ज्यादातर नहीं करते हैं। हम तीन पैमाने, केल्विन, फॉरेनहाइट, सेल्सियस, ये तीन मापन चलते हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 39, भूकंप मापी यंत्र। देखिए, भूकंप मापी यंत्र पूछा है ना कि भूकंप स्केल पूछा है, तो ये यंत्र का नाम क्या है, सिस्मोग्राफ, ऑप्शन नंबर बी। और यदि स्केल की पूछेगा तो रिक्टर स्केल। उसके बाद भूकंप की तीव्रता, सिस्मोग्राफ हो गया। भूकंप की तीव्रता वही सिस्मोग्राफ के द्वारा, सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है, सिस्मोग्राफ भूचाल रिकॉर्ड करता है या भूकंप रिकॉर्ड करता है। अब सही सुनो में सुमेलित बताइएगा आप, भूकंप, भूकंप के लिए क्या, सिस्मोग्राफ। दो, ऊंचाई, ऊंचाई के लिए क्या, अल्टीमीटर। अल्टीमीटर आपने सुना होगा, हम एल्टीट्यूड मापते हैं, एल्टीट्यूड अर्थात कितनी ऊंचाई पे है। जैसे यदि किसी हम रेल में बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो, किसी स्टेशन पर लिखा होता है एल्टीट्यूड, बिलो टू सी अर्थात समुद्र से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई, तो एल्टीट्यूड मापते हैं। विद्युत धारा एमीटर होगी, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, आप सभी को पता होगा। इस प्रकार हमारा सही उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए ही सही है हमारा, ए, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, 44 क्वेश्चन सही सम्मिलित करना है। फेदोमीटर, फेदोमीटर आपको पता होगा, फेदोमीटर समुद्र की गहराई मापी जाती है, नहीं पता तो आप देख लीजिए, समुद्र की गहराई, समुद्र की गहराई फेदोमीटर से मापी जाती है। लेकिन समुद्र में दूरी का पता लगाने के लिए आपने एक नई, मैंने आपको सबसे शुरुआत में बताया था, उस तकनीक का क्या नाम था, सोनार। समुद्र की जो पर्टिकुलर गहराई मापनी है उसके लिए फेदोमीटर यंत्र, लेकिन जो तरीका प्रयुक्त किया जाता है तरंगों के माध्यम से, उसको क्या बोलते हैं, सोनार। और सोनार में कौन सी तरंग है, पराश्रव्य, पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, फेदोमीटर का उपयोग किसमें किया जाता है, समुद्र की गहराई मापने में। फिर से एक बार सुमेलित कीजिए, एनीमोमीटर, एनीमोमीटर मैंने आपको सबसे शुरू में बताया था, एनीमोमीटर कहाँ में प्रयुक्त होता है, तो एनीमोमीटर हम वायुवेग में प्रयोग करते हैं। सिस्मोग्राफ सीधा सा भूकंप, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब, और हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापने में। तो इस प्रकार हमारा सही उत्तर और डी, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 वही सही सुमेलित कीजिए। मैनोमीटर, ये नया है, इसे हमने, इसमें ये पूछा है सही सुमेलित कौन सा नहीं है।
मैनोमीटर देखिए दाब मापने के लिए जो प्रेशर होता है, वायुमंडलीय प्रेशर अर्थात वायुमंडलीय दाब। एनोग्राफ हमेशा 100% सत्य ही हो। यदि कोई व्यक्ति जो नॉर्मल किसी भी सिचुएशन में एक समान रह सकता है तो वो उसके सामने पॉलीग्राफ फेल हो जाता है। और ऐसे कई चोर या जो बदमाश लोग होते हैं वो कई कर भी लेते हैं, ना उनका कोई भय है ना डर रहे हैं, तो उनका ब्लड प्रेशर भी सेम रहता है और सब कुछ, तो वो कई बार पॉलीग्राफ को भी फेल कर देते हैं। इसके लिए नई तकनीकें आ गई हैं। फिर उसके बाद पायरोमीटर उच्च ताप आपको पता होगा, गायरोस्कोप घूमती हुई वस्तुओं के लिए, और काइमोग्राफ शरीर की क्रियाओं के लिए। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। ऊर्ध्वाधर में क्षैतिज तल और कोणीय दूरी मापने हेतु प्रयुक्त होने वाली यंत्र थियोलाइट। ये आपको इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, मत पढ़िएगा इसको। ठीक, तो ये थे हमारे प्रमुख मापन यंत्र। ठीक है, जो भी थे मैंने आपको सब बता दिए हैं, आप देख लीजिएगा। इनसे ज़्यादा आपके पेपर में कुछ नहीं है, आप इतने उपकरण कर लीजिए जो भी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट थे मैंने वो आपको पूरे के पूरे बता दिए हैं। इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपको डेली एक नया टॉपिक उससे संबंधित क्वेश्चन 50, 60, 100 जितने भी होंगे डेली की डेली। अभी हमने फिजिक्स की शुरुआत की है और आगे चल के हम केमिस्ट्री बायोलॉजी सब पढ़ने वाले हैं। यदि आप रेलवे के लिए साइंस की तैयारी करना चाहते हैं या सीपीओ के लिए, देखिए रेलवे टेक्नीशियन में आपको पता होगा 40 नंबर की साइंस आनी है। यदि आप यहाँ से भी करते हैं, यकीन मानिए आपके 40 में से मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 37 to 38 क्वेश्चन, यदि आपने ये पूरी वीडियो देख लिया तो आपके क्वेश्चन साइंस में परफेक्ट सही होंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।